जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछला वीडियोस में हम लोगों ने पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर स्टूडेंट का धारणा है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लोग नाम सुनते ही उनको माइंड में चल जाता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट्स है, कितना याद करेंगे। तो हम लोग कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, चीज़ों को याद भी करते चलेंगे और पूरा यूरोपीय कंपनी खत्म होने के बाद हम लोग एक पूरा 100 से 200 का एक सेशन करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा MCQs रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे पहले स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। डच का पहला व्यापारी, यहाँ व्यापारी लिखा गया है, डच का जो पहला व्यापारी था वो कार्नवालिस डी हॉटमैन 1596 में भारत आता है। कब आता है वो? 1596 में आता है। कौन आता है? तो कार्नवालिस डी हॉटमैन। कार्नवालिस डी हॉटमैन जो है सो 1596 में क्या करता है? भारत आता है। और यह जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो कहाँ के थे? तो हॉलैंड व नीदरलैंड के थे। ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था दोस्तों, वो कैसा कंपनी था? प्राइवेट कंपनी था या सरकारी कंपनी था? तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिया हुआ है सरकारी कंपनी था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो क्या था? सरकारी कंपनी था। इस कंपनी को जो कौन कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस कंपनी को पूर्व के सभी देश यानी ईस्टर्न जो जितने भी कंट्री थे, पूर्व के सभी देशों से व्यापार करने का अनुमति था। इस कंपनी को चलाने के लिए 17 लोगों की नियुक्ति किया गया था। इस कंपनी को संभालने के लिए, चलाने के लिए 17 लोगों का नियुक्ति किया गया था। और इस कंपनी में जो है से डच कंपनी सबसे पहले भारत नहीं पहुंचा था। डच कंपनी जो है सबसे पहले ये भारत नहीं पहुंचा, सबसे पहले ये कहाँ पहुंचा था? इंडोनेशिया पहुंचा। और इंडोनेशिया पहुंचने के साथ साथ में इसने इंडोनेशिया के वाटबिया में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया पहुंचा तो उसने सबसे पहले इंडोनेशिया में अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला? तो वाटबिया में खोला था। पहला व्यापारिक केंद्र उसने अपना वाटबिया में खोला। ये तो यहाँ पर आपका सारा कंप्लीट हो गया कि इस कंपनी का एस्टेब्लिश कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था? तो 1602 ईस्वी में हुआ था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला व्यापारी था वो कौन था? तो कार्नवालिस डी हॉटमैन जो था। कब आया था भारत? तो 1596 में आया था। ये डच इंडिया कंपनी जो थे वो कहाँ के थे? तो हॉलैंड व नीदरलैंड के थे। यह एक कैसा कंपनी था? तो यह एक सरकारी कंपनी था। समझ गया? इस कंपनी को चलाने के लिए कितने लोगों को नियुक्ति किए गए थे? तो 17 लोगों का नियुक्ति किया गया था। यह कंपनी सबसे पहले कहाँ आया था? तो इंडोनेशिया में आया था। तो इंडोनेशिया में आने के साथ साथ में ये सबसे पहले कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र खोला था? तो वाटविया में खोला था। यहां तक तो कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। एंड सेकेंड स्लाइड में हम लोग देखते हैं। सेकेंड में है कि डच ने 1605 में अपनी पहली व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम में खोला। 1605 ईस्वी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला गया था? तो मसूलीपट्टनम। कब खोला गया? 1605 ईस्वी में। कहाँ खोला गया? तो मसूलीपट्टनम में खोला गया। एंड 1610 में दूसरा व्यापारिक केंद्र पुलिकट में खोला गया। साथ ही साथ 1616 ईस्वी में तीसरा व्यापारिक केंद्र सूरत में खोला गया। ये सारा व्यापारिक केंद्र किसका? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1627 में चौथा व्यापारिक केंद्र जो है बंगाल के पिपली में खोला गया। बंगाल के पिपली में। और आगे चल करके पटना, बालासोर, कोचीन आदि क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों ने मसाला की जगह पर, डचों ने पुर्तगाल जब आए थे तो यहाँ पर क्या, भारत में जब पुर्तगाल आए तो उसने क्या चीज़ का व्यापार किया? मसाला का व्यापार किया। लेकिन जब डचों ने मसाला की जगह पर क्या चीज़ का व्यापार किया? यहाँ पर कपड़ा का व्यापार किया। इसलिए डचों को यहाँ कपड़ा का निर्यातक भी कहा जाता है। वास्तविक निर्यातक अगर बोला जाए तो डचों ही थे जो। तो इसने डच ने क्या किया? ये मसाला पर फोकस नहीं किया, इसने कपड़ा पर ध्यान दिया, कपड़ा का व्यापार इसने किया।
तो यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया होगा कि डच ने 1605 ईस्वी में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला, मसूलीपट्टनम में खोला। 1610 में दूसरा व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला, तो पुलिकट में खोला। 1617 में तीसरा व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला, तो सूरत में खोला। 1627 में चौथा व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला, तो बंगाल के पिपली में खोला। और आगे चल करके पटना, बालासोर, कोचीन आदि क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। और इसने ज्यादातर क्या चीज का व्यापार किया यहाँ से, तो मसाला की जगह पर कपड़ा का व्यापार किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, यहां जो है 1559 में बेदारा का युद्ध हुआ। बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित किया। ये जो बेदारा का युद्ध हुआ ये यूं ही नहीं हो गया, इसका एक स्टोरी है। इसका जब हम लोग बंगाल का विजय पढ़ेंगे तो वहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ब्रीफ में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं कि जो ये बेदारा का जो युद्ध हुआ, ये युद्ध कैसे हुआ। तो बंगाल में जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो वहां का जो नवाब था सिराजुद्दौला था, और ब्रिटिश का जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था ब्रिटिश का सेनापति। और इसका जो बंगाल का नवाब का जो सेनापति था वो मीर जाफर था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। तो रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। उसी दौरान में, इस युद्ध के दौरान में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर धोखा किया। सिराजुद्दौला के साथ जो मीर जाफर है उसने क्या किया, धोखा किया सिराजुद्दौला के साथ। मीर जाफर चाहता था कि बंगाल का नवाब हम बने, वो स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था, गद्दी पर बैठना चाहता था। इसलिए मीर जाफर ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव से क्या किया, समझौता कर लिया, उससे मिल गया और किसको साथ देने लगा, ब्रिटिश को साथ देने लगा। युद्ध तो किया लेकिन युद्ध में लड़ा नहीं। तो वहीं जब युद्ध हारता है, ये क्या बोलते हैं, मीर जाफर जब युद्ध हारता है और सिराजुद्दौला देखता है कि वहां पर सेनापति जो है इसका, तो ये ब्रिटिश के साथ मिल गया है, सेना लड़ रहे हैं लेकिन ब्रिटिश ये तो खड़ा है, ये तो कुछ कर नहीं रहा है। तो इसी के डर से वो क्या करता है, वो वहां से भाग जाता है। बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला, वो बंगाल छोड़ करके भाग जाता है। तो उसी बीच में जब मीर जाफर जो है से गद्दी पर बैठता है, तो मीर जाफर से जो ब्रिटिश डिमांड करता है कि 24 परगना क्षेत्र और समय समय पर आर्थिक लाभ देने का वादा भी करता है मीर जाफर कि आप हमको गद्दी पर बैठाइए, मैं आपको 24 परगना क्षेत्र भी दे रहा हूं और साथ साथ में जरूरत पड़ने पर समय समय पर आर्थिक लाभ भी दूंगा। तो ब्रिटिश जो है पैसा मांगना चालू किया, तो बोला था, वादा किया था, तो ये पैसा मांगना चालू किया। तो उसी बीच में जो है परेशान हो गया, ये मीर जाफर जो है परेशान हो गया। तो उसी बीच में 1759 में मीर जाफर को क्या हुआ, डच से मुलाकात हुआ। और उसी दौरान ये मीर जाफर वो सारी बात डचों को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, ब्रिटिश तो हमको तंग करके रख चुका है। जब उसको जरूरत पड़ता है तब झोला लेकर के पहुंच जाता है और पैसा मांगने लगता है। तो क्यों ना हम लोग दोनों मिल करके और ब्रिटिश को यहाँ से भगा डाले। तो इसी बीच में जो है बेदारा का युद्ध होता है, वो किसके बीच में, डच और ब्रिटिश के बीच में बेदारा का युद्ध होता है। किसके कहने पर, तो मीर जाफर के कहने पर। समझ गए। इसका हम लोग डिटेल से जानेंगे, डिटेल से हम लोग बंगाल का विजय पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेवा का नेतृत्व, यानी अंग्रेजी का सेनापति का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया। डच भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। डच जो थे कहाँ से ज़्यादा व्यापार करना रुचि रखते थे, तो भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया से व्यापार करना वो ज़्यादा कंफर्टेबल समझते थे, क्योंकि भारत से वो नज़दीक उन लोग का कहाँ पड़ता था, तो इंडोनेशिया पड़ता था। तो दोस्तों ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं तक था, और आगे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे, फिर डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज में। थैंक यू सो मच।